दोस्तों नमस्कार। आज देश की सियासत के लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और न्यायपालिका के लिए बहुत खास दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है राहुल गांधी के मानहानि के मामले में 2 साल की सज़ा पर। क्या राहुल गांधी की सज़ा बरकरार रहेगी या राहुल गांधी को न्याय मिलेगा? यानी राहुल गांधी की जीत होगी या राहुल गांधी के वे सवाल और राहुल गांधी की वो लोकतंत्र को बचाने वाली सियासत कटघरे में खड़ी होगी। दरअसल राहुल गांधी पर ये जो मुकदमा है, जो सूरत की एक अदालत में 2019 में आया था, बात है उन दिनों की जब 2019 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे। कर्नाटक की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने ये कहा था कि मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों हैं, ललित मोदी और नीरव मोदी नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए। और इसको लेकर के सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने वहाँ की एक अदालत में मुकदमा दायर किया, मानहानि का मुकदमा। और वो मसला लंबे समय तक अंधेरे में गुम था। राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट में, भरी पार्लियामेंट में, वो एक फोटो दिखा करके ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच रिश्ता क्या है, और इससे ये रिश्ता दिखता है कि अडानी के वो हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं और आज अडानी की जो बेपनाह दौलत है, ये जो संपत्ति बनाई गई है, उसमें इस सरकार ने क्या कोई मदद की है? क्या नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका है? ये सवाल राहुल गांधी ने जब पूछा, उसके बाद ही वो हलचल शुरू होती है सूरत की अदालत में। अचानक उस मसले में तेजी आती है और सूरत की उस अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि कानून के जानकार तो इस बात पर ही सवाल उठाते हैं कि ये बयान कर्नाटक का है, सूरत में मुकदमा कैसे हो सकता है। दूसरा, नाम नीरव मोदी और ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का है, तो मुकदमा दायर करने वाले पूर्णेश मोदी कौन हैं, कैसे वो कर सकते हैं? लेकिन इस समय ये सारे सवाल हाशिए पर चले जाते हैं। सत्ता क्या चाहती है? पूर्णेश मोदी क्या चाहते हैं? इस सरकार को क्या अच्छा लग रहा है? अचानक वो तेजी आती है अदालत में। राहुल गांधी को जज महोदय कहते हैं कि वो इसके लिए माफ़ी मांग लें। राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो पूर्णेश मोदी ने यही हलफनामा दायर किया है अपने 21 पेज में कि राहुल गांधी ने सज़ा के समय बहुत अहंकारी व्यवहार किया, यानी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ। माफ़ी किस बात के लिए मांगी? क्या मैंने कोई गलत बात कही है? मैंने जो भी कहा वो तथ्यात्मक ढंग से कहा। क्या ललित मोदी और नीरव मोदी चोर नहीं हैं? लेकिन ये सारे सवाल बेमानी हो जाते हैं जब मुकदमा गुजरात में हो, सूरत की अदालत में हो। राहुल गांधी ने अपील की गुजरात हाई कोर्ट में इस सज़ा के खिलाफ, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, बल्कि गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर जो टिप्पणी की कि राहुल गांधी का एक आपराधिक इतिहास है। आप गौर कीजिए कि जो व्यक्ति लंबे समय से देश के पार्लियामेंट में है, जिस व्यक्ति का
परिवार उस स्वाधीनता आंदोलन की विरासत से जुड़ा हुआ है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाने में और इस देश के निर्माण में अपनी सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। नेहरू के बाद इंदिरा, फिर राजीव और उनके बेटे हैं राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जो पिछले दिनों सड़क से 4000 किलोमीटर पैदल चल के इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव का संदेश देने के लिए निकलते हैं। और जब वे निकले कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर, इस देश में हजारों और लाखों लोगों का हुजूम निकल पड़ा राहुल गांधी के कंधों को मजबूत करने के लिए। वे बच्चे जो कंधों पर बैठ करके राहुल गांधी की दाढ़ी को छू रहे थे, राहुल गांधी उन्हें किस कर रहे थे, उनको प्यार कर रहे थे, दुलार रहे थे। वे बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष जो राहुल गांधी को दुआएं दे रहे थे, राहुल गांधी की बलाएं ले रहे थे, और वे विकलांग भी जो ठीक से चल नहीं सकते, लेकिन राहुल गांधी के इस देश को बचाने और इस देश को जोड़ने के उस संकल्प के साथ वो घिसट रहे थे। राहुल गांधी हैं कि उनके कंधों को सहारा दे रहे थे। राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा में वो राजस्थान की चारा काटने वाली औरतें भी थीं, उनके भी दृश्य देखे गए। वो लकड़ी बीन करके लाने वाली औरतों से भी मिलते हैं। वे मिलते हैं इस देश की नौजवान पीढ़ी से, जिनके सपने हैं पायलट बनने के, आईएएस बनने के, उनके सपने हैं डॉक्टर बनने के, उनके सपने हैं इस देश का नाम रोशन करने के, इस देश की तरक्की में अपनी भूमिका अदा करने के। वे भी दुनिया के तमाम देशों में जाकर के तरक्की के नए आयामों को रचना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस देश में शांति और सौहार्द हो, और तभी किसी भी देश में तरक्की हो सकती है। लेकिन आज क्या हो रहा है हरियाणा में, और अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ उस मणिपुर में। दोस्तों, आपने भारत जोड़ो यात्रा के उन दृश्यों को देखा होगा जहां टोलीबद्ध लोग, जिसमें किसान आंदोलन के लोग शरीक थे, जिसमें मजदूरों के आंदोलन के लोग शरीक थे, जिसमें वो टोलियां भी थीं जो खेल दिखाने वाले थे, उसमें वो लोग भी शामिल थे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनमें वो लोग भी शामिल थे जो मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को हौसला दे रहे थे राहुल गांधी, और संदेश दे रहे थे इस देश को कि किसी भी कीमत पर इस देश में शांति और सौहार्द कायम किया जाए। क्योंकि पिछले 1 दशक से जिस तरह का माहौल इस देश में है, मुसलमानों और ईसाइयों की लिंचिंग तक हुई है, उनको एक खास नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, उनको सरेआम दाढ़ी नोच ली जाती है। इस तरह के भयावह दृश्य जिससे समाज में विघटन ही नहीं होता, समाज में लोग भयभीत ही नहीं होते, बल्कि देश की जो इज्जत है वो बाहर प्रश्नांकित होती है। और यही कारण है कि पाश्चात्य देशों की तमाम संस्थाओं ने भारत में ढहते हुए लोकतंत्र और असुरक्षित अल्पसंख्यकों के सवाल को उठाया, मानवाधिकारों के हनन के सवाल को उठाया। मोदी के आने के बाद जो दृश्य भयावहता के साथ देखे गए, वो आप भूल सकते हैं क्या? ऊना की घटना, जिसमें मरी हुई गाय की खाल का इल्ज़ाम लगा करके, मरी हुई गाय की खाल उतारने का इल्ज़ाम लगा करके उन नौजवान दलितों को नंगा करके पीटा गया। क्या आप भूल सकते हैं हाथरस में उस बेटी के बलात्कार, उसकी हत्या के बाद के दृश्यों को? राहुल गांधी निरंतर खड़े रहे,
जब हाथरस में उस बेटी के साथ, उस परिवार के साथ अन्याय हो रहा था, उस वाल्मीकि परिवार, उस दलित परिवार के साथ, राहुल गांधी प्रियंका के साथ वहाँ जाते हैं, लेकिन उनको अपमानित किया जाता है, उनको धक्का दिया जाता है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। राहुल गांधी मणिपुर की उन बहनों के साथ, उन स्त्रियों के साथ भी खड़े थे, उनके दुख दर्द में, उनको बांटने के लिए, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए, उनमें भरोसा पैदा करने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए और इस देश के प्रति वो चेतना पैदा करने के लिए, उस हमदर्दी के साथ, उस संवेदनशीलता के साथ राहुल गांधी पहुंचते हैं और मणिपुर के लोगों को शांति और भाईचारा का संदेश देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि लगातार खामोश रहते हैं, उन्हें जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वे तब दो लफ्ज़ बोलते हैं जब सुप्रीम कोर्ट एक कड़ी टिप्पणी करता है। वे राहुल गांधी जिन्होंने अपने परिवार के 2 लोगों को आतंकवादी हमलों में हताहत होते हुए देखा, वे राहुल गांधी जिन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को और अपने पिता राजीव गांधी को अपने सामने, प्रत्यक्ष नहीं लेकिन उन लोगों की मौत की खबर ने राहुल गांधी को असहज किया, राहुल गांधी को बहुत चिंतित किया और राहुल गांधी ने इसी वजह से अपनी मां सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका। नीरजा चौधरी की जो किताब आई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है। और वही राहुल गांधी, जरा आप समझिए उस किशोर और उस नौजवान की उस मनाह स्थिति को, कि जिसको खबर मिलती है स्कूल में कि वो तुरंत वहाँ से लौट आए और खबर मिलती है कि दादी को छलनी कर दिया गया है। वो राहुल गांधी जब अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए हैं और खबर मिलती है कि उनके पिता के शरीर को छत विछत कर दिया गया है। राहुल गांधी उस नफरत और हिंसा को महसूस ही नहीं कर रहे थे, उसको भोग रहे थे। और यही कारण है कि वो किशोर और वो नौजवान मन जो सार्वजनिक जीवन से दूर रहना चाहता है, जो अपनी मां को सियासत से दूर रखता है, प्रधानमंत्री पद से दूर रखता है, वो व्यक्ति इस देश में नफरत और हिंसा की राजनीति के खिलाफ निर्भय होकर के खड़ा होता है और इस देश के लोगों को निर्भय होने का संकल्प कराता है। डरो मत और देश को जोड़ने के लिए तत्पर हो जाओ। यही कारण है कि राहुल गांधी के साथ हजारों और लाखों लोग निकल पड़ते हैं, जैसे महात्मा गांधी के साथ लोग निकले थे। राहुल गांधी उन दलितों से मिलते हैं, उन आदिवासियों से मिलते हैं जिनके मुंह पर पेशाब करता हुआ एक भाजपाई नेता पूरे अहंकार के साथ मौजूद था। उन सवालों को उठाते हैं, आदिवासियों की अस्मिता, उनके जल जंगल जमीन के सवाल को उठाते हैं, उनकी संस्कृति के सवाल को उठाते हैं। राहुल गांधी दलितों की अस्मिता ही नहीं, उनके स्वाभिमान का सवाल, उनके अधिकारों का सवाल भी उठाते हैं। पिछड़ों के बुनियादी मुद्दों को, आरक्षण के सवाल को, जाति जनगणना के सवाल को राहुल गांधी उस भारत जोड़ो यात्रा में एड्रेस कर रहे थे। राहुल गांधी निर्भय होकर के मुसलमानों के सवाल को, ईसाइयों के सवाल को, दक्षिण भारतीयों के सवाल को उठा रहे थे। और आज की तारीख में बीजेपी ने हालात जो बना दिए हैं कि लोगों को डर लगता है मुसलमान नाम लेने में, लेकिन राहुल गांधी लगातार उन अल्पसंख्यकों के सवालों को उठा रहे हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी को किसी तरीके से खामोश कराने, राहुल गांधी को मानसिक रूप से टॉर्चर करने, राहुल गांधी को लगातार मुकदमों में फंसाए रखने की पूरी साजिश चल रही है। और उसी साजिश का ये नतीजा है कि आज मामला मानहानि का सुप्रीम कोर्ट में है।
दोस्तों, ये मानहानि के मुकदमे का इतिहास है कि कभी उसमें 2 साल की सज़ा नहीं मिली। और उस 2 साल की सज़ा के कारण क्या हुआ? वायनाड से सांसद राहुल गांधी की आनन फानन में संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। तत्काल बाद उनके घर को छीन लिया गया। लेकिन मुस्कुराते हुए राहुल गांधी सरकार के नुमाइंदों को वो चाबियां सौंप करके निकल जाते हैं अपनी माँ के घर। राहुल गांधी का घर ये पूरा देश है, ये पूरा भारत है। राहुल गांधी के रहने के लिए हजारों लोगों ने अपना घर देने के लिए आह्वान किया। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी भले ही बेघर हो गए हों, लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों में राहुल गांधी आज रहते हैं। आज राहुल गांधी सबसे ज़्यादा करीब उन दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हैं जिनके मुद्दों को लगातार वो उठा रहे हैं। राहुल गांधी उन लोगों के लिए भी उम्मीद का केंद्र हैं जिनकी ताकत इस लोकतंत्र में निहित है, जिन्होंने उस वोटिंग राइट को प्राप्त किया जो इस देश की सत्ता के निर्माण के सबसे बड़े कारक हैं, निर्णायक हैं। उन नागरिकों को भी राहुल गांधी आज बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं। उनके लिए बड़ी उम्मीद है राहुल गांधी, और इसीलिए राहुल गांधी को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। पिछले दिनों को आप याद कीजिए, ईडी के दफ्तर में 24 घंटे 48 घंटे उनको बिठा करके रखा गया, सवाल दर सवाल पूछे गए। लेकिन राहुल गांधी नहीं डरते हैं। डरते हैं वो जो चोर होते हैं, और इसीलिए वो 56 इंच की छाती वाली सियासत, जिसके अहंकार को अपने बूटों तले रौंद दिया राहुल गांधी ने अपने 4000 किलोमीटर की यात्रा में, वही सत्ता अब बदला ले रही है। वही सियासत राहुल गांधी को किसी तरीके से साइलेंट रखना चाहती है, उनको खामोश रखना चाहती है, उन्हें लोगों से दूर रखना चाहती है। क्योंकि राहुल गांधी हैं तो सवाल लोकतंत्र की मजबूती का होगा, संवैधानिक संस्थाओं के बचाने का होगा। राहुल गांधी हैं तो कोरोना में उन मजदूरों का सवाल भी होगा जिनके पांव लहूलुहान थे, जिन पर पुलिस लाठियां भांज रही थी। अगर राहुल गांधी हैं तो सवाल उन सैनिकों के भी होंगे जिन्हें चीन की सेना ने घुसपैठ करके हताहत किया था। और वो सैनिकों के सिर्फ शहादत नहीं थी, इस देश की प्रतिष्ठा पर चोट थी, इस देश के गौरव पर चोट थी। तब नरेंद्र मोदी खामोश थे और राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी ने तब भी सवाल पूछा जब नोटबंदी के समय लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। 160 से ज़्यादा लोग लाइन में खड़े होकर के मर गए। राहुल गांधी तब भी खामोश नहीं थे, सवाल पूछ रहे थे। इस सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके अगर कोई व्यक्ति आज सवाल पूछ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। इस देश में लोकतंत्र के सपनों को, इस देश में नौजवानों के भविष्य को अगर कोई व्यक्ति उम्मीद दे रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। इस देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी और असमानता की चौड़ी होती हुई खाई पर अगर कोई प्रहार कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और यही कारण है कि वो आज सत्ता की आंखों की किरकिरी हैं। राहुल गांधी को कैसे रोका जाए, कैसे खामोश किया जाए, कैसे बेघर किया जाए, कैसे बेगाना बनाया जाए, कैसे कलंकित किया जाए, कैसे राहुल गांधी का पैशाचीकरण किया जाए, ये कोशिश दर कोशिश ये सत्ता कर रही है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं। आज का फैसला न्यायपालिका के लिए भी नज़ीर होगा कि न्यायपालिका क्या इस देश में लोकतंत्र को बचा पाएगी, विपक्ष के सवालों की रक्षा कर पाएगी, विपक्ष के एक लीडर के साथ न्याय कर पाएगी जो इस देश में शांति और सौहार्द के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा है। आज
फैसले की घड़ी सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं है, खुद न्यायपालिका के लिए भी है। देखना है कि आज का फैसला किसके पक्ष में होता है, लोकतंत्र के पक्ष में या इस देश के सत्ता के जो पिपासु लोग हैं, जो अहंकारी सत्ता में बैठे हुए हैं, जो समूचे लोकतंत्र को ग्रस लेना चाहते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं को लगातार उनको बांध रहे हैं, उसकी जीत होगी या वो व्यक्ति जीतेगा जो हजारों, लाखों और करोड़ों उन बुजुर्ग, बच्चों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की उम्मीदों का केंद्र है। आइए आज देखते हैं कि फैसले में होता क्या है, जीत किसकी होती है, राहुल गांधी की या उस पूरी सत्ता की। शुक्रिया।